मुख्यमंत्री होते हैं कि जब वो दिल्ली आते हैं तो खबर बनती है, और खबर भी राष्ट्रीय स्तर की। आज नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, भले से ही वो आंतरिक सुरक्षा पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच जो बैठक हो रही थी उसमें भाग लेने आए हों, लेकिन गुजरात के उपचुनाव के नतीजे, मोदी की जीत, नीतीश की हार ने एक बार फिर उन्हें राजनीति के फोरफ्रंट पर ला दिया है। सबसे आगे होकर सबसे एग्रेसिव बैटिंग इस वक्त कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में इस हार के बाद क्या नीतीश कुमार मजबूर होंगे नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए? क्या नीतीश कुमार को मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ही वो शख्स है जो पूरे देश में बीजेपी के लिए एक हवा जगा सकता है? इन्हीं तमाम सवालों पर हम बहस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया दिन भर और क्या छाप छोड़कर चले गए। मोदी तब भी संकेत दे रहे थे कि वो ब्रांड गुजरात के बहाने देश की राजनीति में दखल देने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। मोदी ने जिस तरह एक एक कर बीजेपी में अपने विरोधियों को किनारे किया, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। गुजरात विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद से ही मोदी पूरे फॉर्म में हैं। वो अपनी हर उपलब्धि को केंद्र सरकार के लिए आईना बनाकर पेश करते रहे हैं। बुधवार को आंतरिक सुरक्षा पर बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे मोदी ने उपचुनाव के नतीजों का बखान भी इस अंदाज में किया कि सबको संकेत मिल जाए कि मोदी की नजर अब दिल्ली पर है। मैं गुजरात की जनता का धन्यवाद करता हूं। इन 6 सीटों में 2 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इन 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में करीब लाखों वोटों से जीतना ये सिद्ध करता है कि अब यूपीए सरकार को जाने का संदेश गुजरात की जनता ने दे दिया है। यूपीए को निशाने पर लेने से पहले मोदी ने पहले अपने कुनबे की कलह निपटाई। करीब 2 साल से बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद पर लाल कृष्ण आडवाणी कोई न कोई सवाल उठा रहे थे। हाल ही में ग्वालियर में आडवाणी का ये बयान भी मोदी को नागवार गुजरा था। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे, यह जो स्थिति लाई है इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सूत्रों का कहना है कि मोदी को रोकने के लिए आडवाणी ने आखिरी दांव नितिन गडकरी को आगे करके चला था। 6 जून से गोवा में 3 दिन की बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले आडवाणी ने सलाह दी थी कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां चुनाव अभियान की कमान गडकरी को सौंप दी जाए। सूत्रों का कहना है कि इसका सीधा सा मतलब यही था कि मोदी को लोकसभा चुनाव से पहले कद बढ़ाने का कोई मौका न मिले, लेकिन गडकरी ने ऐसी कोई जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि आडवाणी की बीजेपी में कुछ चल नहीं रही और गडकरी आगे आने को तैयार नहीं, फिर बचा कौन जो मोदी की राह रोक सके? बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह तो लगातार यही संकेत दे रहे हैं कि वो मोदी के मुरीद हो चुके हैं। गुजरात की जनता के इस सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार की विफलताओं से इस समय सारे देश की जनता में एक आक्रोश है, गुस्सा है। अब इसलिए यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को गहरी शिकस्त मिलेगी, बड़ी पराजय मिलेगी। मैं समझता हूं कि आडवाणी जी के स्टेटमेंट का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ है और इसमें कहीं 2 बात नहीं है कि इस देश के बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर यदि कोई है वो नरेंद्र मोदी। बीजेपी में मोदी ने अपने विरोधियों की बोलती जिस तरह बंद की है उसे देखकर ये तय माना जा रहा है कि गोवा में कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मोदी का कद और बड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री पद पर उनकी दावेदारी पर मोहर लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि मोदी को चुनाव अभियान की कमान सौंपी जा सकती है। और अगर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी का मैजिक चला तो फिर तय है कि मोदी को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि
नामुमकिन हो जाएगा। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो अमिताभ बच्चन जो कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने ही ये कहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आजकल अमिताभ बच्चन गुजरात का प्रचार कर रहे हैं और क्या उनका ये डायलॉग आज मोदी पर फिट बैठता है, बीजेपी पर फिट बैठता है कि क्या मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सामने गठबंधन धर्म की मजबूरियां हैं। बीजेपी जानते हैं कि ज्यादातर सहयोगी नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी के पास एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे लाया जाए। बीजेपी जानती है कि उनके पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि गठबंधन की इस राजनीति के दौर में उन्हें 180 से 200 सीटों तक ले जाकर टिका दे। ऐसा करिश्मा अगर कोई कर सकता है तो क्या वो नरेंद्र मोदी है? और क्या वाकई नरेंद्र मोदी को रोकना अब नामुमकिन है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर चौरसिया हैं जो बिहार से आते हैं, प्रेम शुक्ला जी सामना के एडिटर, हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हैं जो देश और खासकर बिहार की राजनीति पर बहुत ही पैनी नजर रखते हैं, मीर अफजल साहब हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सबसे पहले चौरसिया जी आपसे, अब आपकी पार्टी में भी जितनी आवाज उठी होंगी, भले से आडवाणी जी को आवाज हो जो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान को कंपेयर कर रहे थे, आज के बाद ये सब आवाजें दब जाएंगी और नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के सिवा आपके पास आप कोई विकल्प रह नहीं गया है। हाँ या ना में जवाब दीजिए, घुमाइएगा मत, जलेबी मत बनाइएगा। दीपक जी, घुमाने की बात नहीं है। आप देख रहे हैं इतने दिनों से जितने सर्वे है जो भी आ रहा है, एक लगता है कि नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता मान चुकी है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको पावर में आना है, आप अभी गठबंधन की बात करें, ये सच्चाई है दीपक जी कि जब तक हम लोग 200 तक नहीं पहुंचते हैं, अटल जी का हमें याद है कि 183 पहुंच गए तो 22 गठबंधन के लोग आ गए, 161 पर मेरे साथ कोई नहीं आया था। तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि अपनी सीटों को 200 तक कैसे पहुंचाए। अगर नरेंद्र मोदी जी के चलते आता है तो भारतीय जनता पार्टी भी ये देखती है, देश के कार्यकर्ताओं का मूड देख रही है, जनता का मूड देख रही है, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सुसाइड करेगी किसी के चलते, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चलते बीजेपी सुसाइड नहीं करेगी। देखिए, अलग अलग कुमार के चलते नरेंद्र मोदी को नहीं रोकेगी। अलग अलग पार्टी का अलग मामला है, ये हमारा मामला है। उनका नेता वो अपना नेता खुद चुनते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। नेता क्यों चुना जाता है? असेंबली में वो चुनते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा सीटें बढ़े। हर आदमी पीएम सीएम कह के चुनता है, कोई बने नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन सीटें बढ़ेगी तभी तो बनेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज देश के सामने, अकाउंटेबिलिटी है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने जो हाल कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी से लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना ऑर्डर ठीक करके यह दिखाना है कि जो पॉपुलर नेता है उनको आके लेके आए ताकि जनता का जिन्हें मैक्सिमम समर्थन मिले, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरे, ये भारतीय जनता पार्टी का है। और वो नेता नरेंद्र मोदी है, निर्विवाद रूप से है। तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगा। हमारी मीटिंग हो रही है, मीटिंग में तय होगा कि पार्टी क्या चाहती है, पार्टी क्या करेगी। तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि चलिए आपको साफ हुआ कि बीजेपी के किसी नेता ने इतनी साफगोई से अपनी बात कही। अफजल साहब, बीजेपी की मजबूरी है, नरेंद्र मोदी जरूरी है? देखिए, क्या जरूरी है ये तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन आपने जो अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बड़ा अच्छा एक टच दिया है डॉन वाला, उससे मैं इत्तेफाक करता हूं कि डॉन आ गए हैं और डॉन इस देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। मेरी तो यही है कि आपने बड़ा सही एक उदाहरण दिया और जाहिर है कि ये डॉन बहुत अच्छे आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था, चाहे वो 11 मुल्कों की पुलिस तलाश करे या हिंदुस्तान की पुलिस या कानून तलाश करे, लेकिन उनको पकड़ पाना जरा मुश्किल है। ये बात सही कह रहे हैं आप। नहीं, हिंदुस्तान की जनता तलाश कर रही है। जनता जो है, हिंदुस्तान की जनता तलाश कर रही है। अफजल साहब, मैं तो अभी आपको मैं कहना चाहूंगा कि और ये डॉन वही है जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी दोस्त थे। गुजरात के बाहर मोदी जी फेल हुए हैं, चाहे उनकी नीति जी से अच्छी हो या खराब हो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन हारे हैं वो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा था। इसलिए मैं उसको जेडीयू की हार नहीं मानता, बल्कि बीजेपी और जेडीयू दोनों की हार मानता हूं। इस लिहाज से मेरा कहना यह है कि मोदी जी भी हारे हैं वहां पर। रामेश्वर चौरसिया, बीजेपी भी हारी है। अभी महाराजगंज में बीजेपी भी हारी है। अफजल साहब जो बता रहे थे,
ये कह रहे हैं कि डॉन की पुलिस तलाशे। अफजल साहब, इस देश की जनता नेता तलाश रही, देश की जनता ने तलाशा है, बीजेपी ने नहीं तलाशा है। और नेता क्रेडिबिलिटी के आधार पर चुना जाता है। वो गुजरात के मुख्यमंत्री है, मैं मानता हूं, लेकिन आपने भी देखा जितने सर्वे हुए, ये स्वाभाविक है कि आपके यहां से कोई नाम आएगा तो उस परिवार का ही आएगा, राहुल गांधी का आया, ये स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी से कोई भी नाम आ सकता है। ये नाम परफॉर्मेंस से लोग तय करते हैं। लोगों ने ये दिया है 36%, 40% मैंडेट हमने नहीं दिया है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जहां आप इशारा कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का नेता हो, गठबंधन का हो, आपकी पार्टी, हमारी पार्टी के नेताओं को बोलने के पहले ये तय करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इसका कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, पब्लिक इसको किस ढंग से लेगी, ये हमेशा समझना चाहिए। नेता लोग तो वक्तव्य दे देते थे, वोट दिलाना कार्यकर्ता का है, कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा तभी चुनाव हारा जाता है, और जनता उस पर विश्वास नहीं करती। आप ये जेडीयू के लिए कह रहे हैं, आप ये जेडीयू के लिए कह रहे हैं, जिस तरह के बयान जेडीयू ने दिए, जिस तरह के बयान बीजेपी के लिए जेडीयू ने दिए, उसके कारण महाराजगंज हारे। दो टूक बात कर रहा मैं एक जनरल चीज बोला, महाराजगंज की बात कर रहा हूं। देखिए, महाराजगंज के बिल्कुल दीपक जी, मैं मानता हूं महाराजगंज की हार ये सोचने पर मजबूर करती है, कहां इतनी कमी रह गई। देखिए, ये हार बहुत बड़ी हार है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, मंथन पड़ेगा कि 7 साल से हम सरकार चला रहे हैं, कहां कमियां रह गई। हार तो नहीं, वही आपकी पार्टी, वही बीजेपी है, वही जनता दल यूनाइटेड है। दूसरी चीज कह रहा हूं, आप मानते हैं ना, वही हार है, लेकिन मैं मानता हूं कि कहां कमी है, इस सरकार को समझना चाहिए। इतनी बड़ी हार सरकार में हुई है तो ये समझना चाहिए। हमें भी समझने पर मजबूर करता है, जेडीयू को भी समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि अच्छी हम विकास के मैंने तो आज बीजेपी के जितने लीडर को फोन लगाया वो बड़े खुश थे कि महाराजगंज हारेगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसी हकीकत है। देखिए, जनता ये मानना आपको पड़ेगा कि जनता ने मैंडेट हमारे खिलाफ दिया। एक लोकसभा 1,37,000 से हारना ये छोटी बात मैं नहीं मानता हूं। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इससे पीछे क्या कारण है। नीरज कुमार से पूछते हैं, कारण ये है क्योंकि आपके रिश्तों में खटास आ गई, आपने एक दूसरे पर लांछन लगाए और जनता ये समझने लगी कि जब जेडीयू बीजेपी एक दूसरे के नहीं हुए तो बिहार और हमारी आम जनता के क्या होंगे, इससे अच्छे लालू भले। आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्या? नीरज जी बड़े सही समय पर खामोश हुए, लेकिन मैं उनसे आगे बढ़ूं उससे पहले, नीरज जी आवाज आ रही है मुझे आपको मेरी? चलिए हम फिर जाएंगे, लेकिन हम प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं, सामना के एडिटर है, 2 टूक बातों के लिए प्रसिद्ध है अपनी। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सीधा सवाल, अब मोदी को रोकना नामुमकिन है? जी। प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं, सामना के एडिटर है, 2 टूक बातों के लिए प्रसिद्ध है अपनी। प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सीधा सवाल, अब मोदी को रोकना नामुमकिन है? जी। मोदी को रोक कौन रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस रोकना चाहे तो बात समझ में। अरे आप सुषमा स्वराज को बनवा रहे थे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे सुषमा स्वराज को बनवा रहे थे। उन्होंने कहा सुषमा स्वराज एक योग्य उम्मीदवार है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी अयोग्य उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी को जब 2002 में भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार भी विरोध कर रहे थे, जब मदन लाल खुराना विरोध कर रहे थे, तब शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी मोदी जी के साथ खड़े थे। और तब आडवाणी जी को मैंने कहा था कि मोदी जी को दिया आपने हटा दिया तो हिंदुत्व का बड़ा घाटा हो जाएगा। और गुजरात में हिंदुत्व जीता है, गुजरात में विकास जीता तो बिहार में भी विकास जीत जाता। और भारतीय जनता पार्टी अगर साइलेंट रह गई अगर बिहार में नीतीश कुमार के मुद्दे पर, यह रामेश्वर चौरसिया जी की बातों से साफ समझ में आ रहा है कि वहां के कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार जी का चाहे जो रुख रहा हो, नीतीश कुमार जी की तरफ से अच्छा भी रहा होगा, तो भी उस रुख को भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने अस्वीकार किया। इसलिए महाराजगंज में हार अकेले नीतीश कुमार की है, एनडीए की नहीं है, ऐसा इनकी बातों से भी लग रहा है। ऐसी स्थिति में यदि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जा रहे हैं तो उनको रोकना कौन चाह रहा है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर रोका जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर विकास कौन बनेंगे करोड़पति, इसके 1 करोड़ रुपए जवाब के मिलेंगे, उसके सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। बीजेपी के नेता रोक रहे हैं उनको, आरएसएस रोक रहा है आधे मोदी साहब को।
नहीं, बीजेपी और आरएसएस जो है प्रधानमंत्री उनकी तरफ का वे नहीं चाहेगी क्या? ये नरेंद्र मोदी के नाम पर ही प्रधानमंत्री बनना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने 1996 में आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का विरोध नहीं किया था। विरोध एनडीए से उठा था और सहमति वाजपेयी जी के नाम पर बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर खड़ी हो, लेकिन ऐसी स्थिति आए कि बात आडवाणी जी के नाम पर आकर अटक जाए तो क्या नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी के नाम का विरोध करने वाले हैं? क्या आडवाणी जी ने वाजपेयी जी के नाम का विरोध किया था? इसलिए भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार इतनी भी समझ नहीं रखता, ऐसा हम आप क्यों सोच लेते हैं? चलिए, मैं कुछ सोच नहीं रहा, बयानों पर टिप्पणी कर रहा हूं। एनके सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब मजबूर होंगे नरेंद्र मोदी का हाथ थामने के लिए आज की राजनीतिक परिस्थितियों में, अगर वाकई उनको कांग्रेस विरोधी रहना है जिसका वो दावा करते हैं? दीपक, बड़ा अच्छा सवाल है। इसको आप सिर्फ एनालाइज कर लीजिए आज के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट को। एक नरेंद्र मोदी है जो गुजरात में बिल्कुल चुनाव प्रचार करने नहीं जाते और कांग्रेस से 2 लोकसभा की सीटें और 4 विधानसभा की सीटें वो छीन लेते हैं। एक नीतीश कुमार वहां पे 3 दिन कैंप करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि आरजेडी को 1,70,000 एक्स्ट्रा वोट्स मिलते हैं, जो पिछले साल नहीं मिले, पिछले इलेक्शन में नहीं मिले थे। 2,11,000 पिछले इलेक्शन में मिले थे, आज 3,81,000 मिले हैं। मतलब कि जो 1,70,000 बढ़ा है वो एडिशनल वोट है। और आप ध्यान रखिएगा कि आरजेडी को पिछले इलेक्शन में 2,08,000 सिर्फ मिले थे। इसका मतलब है कि एक बड़ा वर्ग है जो टूट के निकल रहा है और उसमें एमबीसीज भी हैं, मोस्ट बैकवर्ड, जो नीतीश का अपना बेस है। मैं लगातार कह रहा हूं कि ये सुसाइडल होगा नीतीश कुमार के लिए। शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी का वोट 100% ट्रांसफरेबल है, विच इज नॉट वाइसी वर्सा। इसका उल्टा नहीं होता। लिहाजा नीतीश कुमार को फिर से उस रिलेशन को समझना पड़ेगा। और आज ये टाइम आ गया है, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि क्या ये कंपोजिशन, केमिस्ट्री कोएलिशन की बदलेगी? बिल्कुल बदलने जा रही है। अगर नीतीश को जरा सा भी इसका एहसास सही हो जाए तो वो एक बार फिर से रिडिफाइन करेंगे बीजेपी के साथ अपने रिलेशन को। और मोदी आ रहे हैं या कोई आ रहा है, कुल मिला के अगर ये एनडीए कोएलिशन जीतता है तभी नीतीश कुमार का भी कल्याण है। अगर वो बीजेपी से हटते हैं तो मेरे ख्याल से काफी बड़ा नुकसान उनको होने जा रहा है। लिहाजा ये सीधी सी बात है कि कोएलिशन का केमिस्ट्री जो है वो आज के जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उससे वो केमिस्ट्री चेंज होने जा रही है। केमिकल लोचा हो गया क्या? केमिकल लोचा शब्द सुना होगा आपने, संजय दत्त ने अपनी फिल्म में बड़ा इस्तेमाल किया था। क्या जेडीयू के दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो गया नीरज कुमार जी कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार नरेंद्र मोदी की बैशिंग कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको साफ मिला? महाराजगंज में आपका जो बना बनाया समीकरण था वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड जिम्मेदार है। एक चीज और दीपक हम याद दिला दें कि यहाँ पे पहली बार हुआ इस पार्लियामेंट में, जो अभी पार्लियामेंट है, इसमें सिर्फ 10 मेंबर ऐसे हैं जिनको 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। आज के चुनाव नतीजे में प्रभुनाथ सिंह को जो टोटल वोट्स पड़े हैं 6,50,000, उसमें 3,81,000 मिले हैं, 55% वोट मिला है। ये एक मैसिव आंधी है और क्लियर मैसेज है कि नीतीश के इस एटीट्यूड को जनता शायद लाइक नहीं कर रही है। नीरज जी। दीपक जी, मैं तो पूरी बात सारे लोग का सुन नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने सारे लोगों की बातें सुन नहीं पाया, लेकिन बिल्कुल सीधे तौर पर महाराजगंज का जहां तक चुनाव के विश्लेषण का सवाल है, तो महाराजगंज की सीट राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी। हमने अपना उम्मीदवार दिया, उम्मीद के मुताबिक हमको परिणाम नहीं मिला, तो ये जरूर हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है। लेकिन इस सवाल से दरकिनार किया जाना, हमारी सहयोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का घर वहां है, हमारी सहयोगी पार्टी के विधायक दल के नेता ने 2 दिन तक कैंपेन किया, तो ये थे एनडीए के कैंडिडेट थे आदरणीय पीके शाही जी। इसलिए निश्चित रूप से दोनों दलों के प्रदेश नेतृत्व को इस पर आत्ममंथन करना होगा कि आखिर सवालात कहां खड़े हुए हैं, क्या परेशानियां हैं। और हर राजनीतिक दल को दीपक जी अपना अपना नजरिया पेश करने का अधिकार है। हम जो समझते हैं हम उस बात को रखते हैं, और ये बार बार इस बहस को, एक ही रिकॉर्डिंग को बजाया जाना, भाई ये तय होना है एनडीए में। अभी सहयोगी पार्टी ने कोई तय नहीं किया है, जब तय करेगा तब ये मामला प्रसंगाधीन होगा। अभी ये विचारणीय प्रश्न ही नहीं है। पर नीरज जी, सवाल ये ना, रिकॉर्डिंग बजाना शुरू किसने की?
गाना किसने गाया? पप्पू कान डांस। हमने अपना नजरिया नहीं दीपक जी, हमने अपना नजरिया एक राजनीतिक दल होने के नाते हमको नजरिया पेश करने का अधिकार है। हम लोग एक दूसरे में विलय तो नहीं कर गए, लेकिन अलग अलग राजनीतिक देने का अधिकार है ना। विभिन्न सवाल पर अलग अलग मंतव्य रहा। जी, जनता को वोट देने का अधिकार है ना। अलग अलग मत करा रामेश्वर चौरसिया, सीधे सीधे आप पर आरोप है। आपको वोट देने का अधिकार है। देखिए बेवफा हो गया। देखिए नीतीश कुमार के साथ जनता दल सरकार बनी थी तो विवादित मुद्दे को अलग करना पड़ा था। विवादित मुद्दे को अलग करके गठबंधन चलाया गया था। ये अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर देश की राजनीति चली। अगर मोहन जोदड़ो हड़प्पा खोदोगे तो मैं पुणे का वो अधिवेशन खोदूंगा जहां पर नीतीश कुमार और जया जेटली बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में गए थे। आपको पता है, आप उस वक्त समता पार्टी में नहीं, मुंबई के अधिवेशन में हम गए थे। हम पहली राजनीतिक पार्टी थे जब भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन की बात कर रहा हूं, और उस समय भी हमने अपना नजरिया, पुणे के अधिवेशन की बात कर रहा हूं मैं। हेलो, नहीं मैं उन पुरानी बातों पे ना जाए। और नीतीश कुमार तब नीतीश कुमार नहीं थे। अगर नीतीश कुमार को किसी ने प्रधानमंत्री बनाया है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी है। आपकी पार्टी के लोग ही उनको नहीं चाहते थे। ये उमा भारती साफ साफ ऑन रिकॉर्ड बोल चुकी है। रामेश्वर जी, सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या आप बेवफा हो गए जनता दल में? देखिए दीपक जी, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी नेता को अधिकार है या प्रिंसिपल रखे। क्या ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल एक के पास है, बाकी देश में जो पार्टियां बिना प्रिंसिपल के चल रही हैं? ये बेकार का विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को बोलने के पहले ये समझना चाहिए कि जनता का मूड क्या है, कार्यकर्ता क्या चाहता है। इससे कार्यकर्ता का स्वाभिमान आहत हो रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, देखो हमारे 6 करोड़ 8 करोड़ सदस्य हैं, पहले समझिए। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा भी कोई नेता बोलता है तो ये सोच समझ के बोलता है कि हमारे बोलने से क्या कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा। कार्यकर्ता नाराज होगा तो वोट हमको कौन दिलवाएगा। आज परिस्थिति जो देश की बनी है, ये परिस्थिति इस विषय का नहीं है सेकुलर। जैसे हम सामना के जो हमारे एडिटर है प्रेम जी, इनसे मैं सहमत हूं जो सर्वे हो रहा है, सारी चीजें परिस्थिति आई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग नहीं देख रहे हैं? आप दिखा रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, हमारे लोग भी देख रहे हैं। ये सारी परिस्थितियों का आकलन करके ही हम कोई डिसीजन लेंगे। क्योंकि हमें अगर कांग्रेस को हटाना है और देश चाहता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए छोटे छोटे पचड़ों में उलझे बार बार हम इसको चाहते भी नहीं है और हम अपनी एनर्जी इस पर खर्च भी करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम 200-250 सीट कैसे पहुंचे, किसको लेकर के सामने। चलिए मानिए आपकी बात, लेकिन मैं उससे पहले क्लैरिफिकेशन करूं। नीतीश कुमार के लिए मेरे लिए प्रधानमंत्री शब्द निकल गया था, वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री ही रहना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। लेकिन मीम अफजल साहब, आप बड़ी देर से सुन रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड और इनकी तलखी भी देख रहे हैं। आपने भी कई सारे लड्डू नीतीश कुमार की तरफ फेंके हैं, कभी पैसा दिया है उनको, कभी केंद्र से अतिरिक्त सहायता दी है, कभी कहा है कि बिहार को हम उसका हक दे रहे हैं। तो बिल्ली के भाग से क्या चीका टूटेगा? देखिए, हमें बिल्ली के भाग से चीता टूटने का ना तो इंतजार है, ना हमारी कोई ख्वाहिश है। अब बीजेपी के लोग जिस चीज को कह रहे हैं कि हमारा मुद्दा ये है कि हम 200-250 सीट हासिल करें, वो मुद्दा नहीं है, ख्वाब है जो शायद पूरा नहीं होगा। और जहां तक नीतीश कुमार जी का ताल्लुक है, मैं तो फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि नीतीश कुमार जी को जो इलेक्शन हराया गया है, ये हराने में बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। और जो एक कोलिशन का जो धर्म है, शायद ये उससे हट करके हुई है। और इसका एतराफ भी अभी चौरसिया साहब ने थोड़ा थोड़ा कर लिया है कि हमारा वर्कर भी देख रहा है कि सरकार कैसे चल रही है, कैसे वो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मतभेद तो बहुत गहरा है। और जहां हमारे शिवसेना के साथी बैठे हैं, सामना के एडिटर बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो तो सबकी गुफ्तगू सुन के मुझे लगता है कि इस सारे मामले में हमको तो खामोश तमाशाई रहने में ज्यादा फायदा है। मेरा ख्याल है ये लोग आपस में निपट ले तो ज्यादा अच्छा है भाई। लेकिन उसकी एक दिक्कत आएगी, ये तो आपस में निपट लेंगे, आपस में निपट ले तो ज्यादा अच्छा है जी। लेकिन एक दिक्कत आएगी दीपक, आप देखिए तो लगातार कांग्रेस का भी बेस गिरता जा रहा है। गुजरात में गिरा, गुजरात में आप देख रहे हैं कि 4 सीटें हाथ से चली गई, 2 लोकसभा की चली गई। यहां पे पिछले इलेक्शन में 80,000 वोट कांग्रेस को मिले थे, गिरी बुरे दुर्दिन में। आज वो 33,000 पे आ गए हैं। तो कांग्रेस को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि हमारा इरोजन 50,000 वोट का हो जा रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के लिए भी उतना ही एक आत्मसमर्थन की बात है जितना कि नीतीश कुमार के लिए है, यानी पार्टियों के लिए है। सिंह साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं ही उनको कहूंगा
कि इस पर कांग्रेस सोच रही है। हम सुबह से इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमारे वोट का परसेंटेज अगर कम हुआ है तो उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए, और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो इस बात पर गौर करने की कोशिश करती है और उसके बाद समाधान की भी तलाश करने की कोशिश करेगी। नीम अफजल साहब, आप कोशिश करते तो ये भाषा नहीं बोलते। मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है कि कांग्रेस का जो ये बुरा हाल हुआ है, भ्रष्ट है, हम कैसे जनता का विश्वास हासिल करें, हम कोशिश कर रहे हैं। आपने बोला ये तो ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा, सपना देखिए। देखिए, आपको जो ये अहंकार हो गया है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है, तो डूबने वाला है। तो जो फीडबैक है वो बता रहा हूं। आपने जो भाषा बोला वो अहंकार की भाषा है। आप भी कोशिश का फीडबैक आप कहां से ले आए? फीडबैक में तो जो सर्वे आ रहा है उसमें तो आप कहीं टिक नहीं रहे हैं। और मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आपके अगर सर्वे मान ले तो नरेंद्र मोदी जी के चलते आपकी भी सीटें बढ़ रही है, नहीं तो उसके बाद तो आप साथी हो रहे हैं। इसीलिए मैं व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूं। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में आजकल हो रहा है, मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर गिरा है, नहीं होना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना नेता प्रोजेक्ट करेंगे। स्टेट में लोग अपना देखता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट लाएं। अगर मान लीजिए नीम अफजल साहब, आप तय करने लगे कि एनसीपी का नेता कौन होगा, तो क्या जाकर के एनसीपी को आप वोट दिलवाएंगे? वोट तो एनसीपी को लेना है। नहीं, मैं आपसे अपने सहयोगियों का नेता हम तय करने लगे, ये भी ठीक नहीं। बात तो जेडीयू से पूछे ना, ये बात तो आपको जेडीयू से पूछनी चाहिए ना। बीजेपी और कांग्रेस एग्री करें, लेकिन जेडीयू से मैं पूछूंगा। जेडीयू के लिए बहुत सारे सवाल बाकी है, उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, नीरज जी के पास मैं चलूंगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि लालू ने नीतीश कुमार को क्या नसीहत दी है और कांग्रेस को क्या सलाह। इस चुनाव के बाद ये हमारा भी ड्यूटी होता है, हमारा भी फर्ज होता है कि सेकुलर ताकतें, फोर्सेस इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है, तो वैसे पार्टियों से हमको टाइप भी करना है। हमारा माइंड ओपन है और सब लोग को हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम कोई भी बिहार और हम सैक्रिफाइस करेंगे, लेकिन हम फिरका परस्त ताकत को, हस्तिनापुर के गद्दी को हथियाने में उनको कामयाबी हासिल नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार तो दिखावा, अब नीतीश कुमार कहाँ छुपे हुए हैं, अब प्रकट होकर बताओ ना नीतीश कुमार। जो तुम बोलते थे कि भाई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घोषणा करो, तो घोषणा हो गया। सीपी ठाकुर का बयान आ गया पहले ही, आज आप घोषणा हो गया। ये तो बजाते हैं घोषित देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हो गया। तब तुम क्या करोगे? तुम्हारा जो शरद यादव, तुम लोगों को क्या करना है सो बताओ, बस करो। नीरज कुमार जी, बड़ा सीधा सवाल। लालू यादव भी वही कह रहे हैं, लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करके पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि ये लगभग तय हो गया है कि और 1, 2, 3 या हफ्ते भर के अंदर इसकी घोषणा हो सकती है कि अब नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे में क्या जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी अलग अलग हो जाएंगे, हाँ या ना? नहीं, वो तो उनका दल का आंतरिक मामला है, उनके आंतरिक संगठन में क्या तय होता है वो उनका मामला है। हमारा जो नजरिया है वो देश की जनता के सामने है, इसको बार बार स्पष्ट किया जाना कोई आवश्यक नहीं। नहीं, फिर मैं रिफ्रेश करता हूं अपना सवाल। अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, तब जेडीयू बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगी। उनके दल में कौन किसको कौन जिम्मेदारी देता है वो तय करेंगे ना। अच्छा, हमने इससे एक और सवाल उठता है नीरज जी कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी प्रचार करने वहां पे कैंपेन कमेटी को खत्म कर लेने में फिर आऊंगा आपके पास जी, मैं फिर आऊंगा। नीरज कुमार जी, विस्तार से जवाब दे दीजिए। अनुभव इस बात का है, आपको मंजूर है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दे? आपको मंजूर है? आपको कोई दिक्कत नहीं, सरकार चलती रहेगी? नहीं, हमारी पार्टी का कौन नेशनल नहीं, हमारी पार्टी का कौन नेशनल प्रेसिडेंट होगा या क्या हमारी सहयोगी पार्टी तय करेगी? ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनके दल के आंतरिक संगठन का मामला है, वो किसको कौन सी जिम्मेवारी देते हैं। हमने देश में एनडीए के सवाल पर, प्रधानमंत्री पद के सवाल पर अपना नजरिया स्पष्ट किया है, वो हमारा कमिटमेंट है, उस पर कायम है।
बाय डिफेक्ट तो वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो जाएंगे ना। जब वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन गए तो बाय डिफेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। भाई डिफेक्टो चलेगा क्या राजनीति में? छद्म भाषा में राजनीति चलेगी क्या? देश की जनता तो सामने चाहेगी कि यूपीए सरकार के खिलाफ अगर देश का प्रधानमंत्री पद का नामित होना है तो ये तो गठबंधन के घटक दलों के सहमति से होगा। और ये हमारी सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है। इस सवाल पर बार बार इस सवाल को वहीं ले जाना, भाई अभी तय नहीं हुआ। तय होगा तो विचार विमर्श होगा, विचार विमर्श होगा तो हम अपना नजरिया रखेंगे। और हम नजरिया 1-1.5 साल पहले रख दिया हमने देश की जनता। चलिए, आपने आज की ब्रेकिंग न्यूज मुझे दे दी है। इनके सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी देखिए अपरिहार्य है। बीजेपी में पिछले 14 साल में 1998 में बीजेपी को पीक में 25.58% वोट मिले थे। तब से लगातार बीजेपी का सपोर्ट बेस गिरता रहा और हर तीसरा वोटर बीजेपी को छोड़ गया। 2009 के इलेक्शन तक आते आते 18.6% ही वोट बीजेपी के पास रह गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी को लाना अपरिहार्य है। नरेंद्र मोदी मान लीजिए आते हैं और वो जज्बा नहीं क्रिएट कर पाते, या मान लीजिए करते भी हैं, अगर बिहार में जाते हैं वहां पे प्रचार करते हैं तो क्या नीरज कुमार जी आपके कार्यकर्ता भी सपोर्ट करेंगे जैसा महाराजगंज में बीजेपी ने किया? नहीं, महाराजगंज में मिलकर चुनाव लड़ा है। एनडीए के दोनों घटक दल मिलकर के चुनाव लड़े हैं। चुनाव का परिणाम हमको आत्ममंथन के लिए दिया है। और बिहार में जो चुनाव हुआ पिछला विधानसभा, तो हमारे तो बिहार के मोदी जी सक्षम हैं। हमारे बिहार के जो मोदी जी विधायक दल के नेता है वो खुद सक्षम नेता है और बिहार की जनता ने हम लोग को उस पर जनादेश दिया है। और एक बात दीपक जी स्पष्टता के साथ मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारी सहयोगी पार्टी को तय करना है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन सवालों पर जज्बात के आधार पर राजनीति की गई वे सारे विवादित मुद्दे सरकार चलाने के समय छोड़ना पड़ा। तो देश की जनता को यह भी याद है। तो मोदी विवादित मुद्दा नहीं है, मोदी तो एक व्यक्ति है, एक नेता है जो यूफोरिया जनरेट करा रहे हैं। भाई अभी तो कोई पद के लिए नामित हुए नहीं है। अभी तो आप उनके अंदर भी विभिन्न ढंग के मंतव्य आ रहे हैं। जब उनका मंतव्य गठित होगा तब ना हमारा मंतव्य आएगा। चलिए नीरज कुमार जी, उनके बारे में तरह तरह की बयान। मेरा एक बड़ा सीधा सवाल, मेरा बड़ा एक सीधा सवाल, 2009 के लोकसभा चुनाव और शायद 2010 में विधानसभा चुनाव, जी बिल्कुल, 2010 के अंत में विधानसभा चुनाव, दोनों में आपने नरेंद्र मोदी को कैंपेन के लिए नहीं आने दिया। नरेंद्र मोदी अब बीजेपी की कैंपेन कमेटी के हेड बनने जा रहे हैं। वो डिसाइड करेंगे कौन कहां जाएगा। उनकी बिहार आने की इच्छा होगी क्योंकि दो बार आपने दो बार वीटो लगा के रोक दिया। तो क्या कैंपेन कमेटी के चीफ के तौर पर आप नरेंद्र मोदी को बिहार आने देंगे? नहीं, हम लोकतंत्र है ना। हमारी सहयोगी पार्टी है। हमारी समझ है कि सक्षम नेतृत्व बिहार में है। अब उनका दल का आंतरिक मामला वो क्या तय करेंगे। जब कार्यक्रम बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी तो जिम्मेवारी ही नहीं मिली है। अब उसके आधार पर अभी से कोई प्रतिक्रिया दे दी जाए। नहीं नीरज जी, जलेबी मत बनाइए, सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब दीजिए, क्या आप नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जो वो बनने वाले हैं क्या उनको बिहार आने के लिए आप ना कहेंगे, हाँ कहेंगे? ऑलरेडी तय हो चुका है, मैं बताता हूँ, मैं बता दूं। नहीं, सीधा सवाल मेरा है आपसे, क्या जिस पद के लिए की चर्चा आप कर रहे हैं क्या उस पद से नवाज दिए गए हैं लोग? भाई कोई जिम्मेवारी तय हुई नहीं, सारा भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल। चलिए ये सवाल बीजेपी से पूछ लेते। रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ है, राष्ट्रीय सचिव है, जिम्मेदार ओहदा रखते हैं, पार्टी के प्रवक्ता है, आपके राज्य से आते हैं, शायद आप पहचानते होंगे इनको। देखिए दीपक जी, वरना जेडीयू वालों को इनको देखने की मनाही है। देखिए दीपक जी, ये फिर बात वही आ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के 3 सहयोगी हैं। अगर तीनों की हम पूरी सीटें मिला दें, 25 बिहार में, 10 पंजाब में और 22 महाराष्ट्र में, तीनों जीतते हैं फुल 100% तो 57 होता है, मैं मान के चलता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की आज 116 सीटें हैं, आज 2 बढ़ी है, तो 100 और सीटें हमको 216 चाहिए। तो हमारी जिम्मेवारी है, हम कैसे बढ़ाएंगे हमें सोचना है।
और जहां तक आप बात कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी की, ये तो बिहार की मीटिंग में कल ही तय हो गया कि 27 अक्टूबर को जो हुंकार रैली है, हमारे सारे बड़े नेता आएंगे, नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। और ये जो मामला है, तो पहले भी जो प्रेम शुक्ला जी के सवाल से मैं सहमत हूं कि भाई हमारी पार्टी में तय करेगी ना, पार्टी नहीं देख रही है कि कौन नेता कितना वोट लाएगा। ये मुद्दा नहीं है कहीं सेकुलरिज्म मुद्दा है न कुछ। मैं चाहता हूं कि हमारे गठबंधन के लोग भी धरातल पर आकर के सोचे कि उनको अपनी सीटें कैसी बढ़ाएं। हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम अपनी सीटें कैसी बढ़ाएं। हर आदमी अपना नेता प्रोजेक्ट करता है पीएम सीएम के लिए, हर आदमी बन नहीं जाता है, इसलिए करता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, नंबर गेम है, भावना से सीट नहीं मिलती है। भावना से लोकतंत्र में पार्लियामेंट में कोई पीएम नहीं बन जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी कैंपेन कमेटी के, मैं बता कैंपेन कमेटी बने तो बनेंगे वाला, मैं बिहार की बात बोले तो मैं बता दें, बिहार में तय हुआ 27 तारीख वो कैंपेन कमेटी। हमारे पास एक खबर है कि उस पर फैसला हो चुका है। वो तो अब गोवा में आप दिखाई रहे, तो गोवा में ये सब चर्चा होगी ना, बोर्ड बैठेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो छोड़ दीजिए, अब तक कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, तो गोवा में क्या तय होगा वो तो सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तय हुआ नहीं है, अभी तो मीडिया से खबर चल रही है होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तय नहीं हुआ है। वहां क्या तय होगा आप खुद ही उसको पहले दिखा देंगे। मीम अफजल साहब, आप जनता दल यूनाइटेड को कोई सलाह देंगे, क्योंकि वो 2 कदम आगे 3 कदम पीछे जा रही है। अब कह रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया तो सरकार नहीं टूटेगी। देखिए, मैं यानी बाय डिफेक्ट तो वो नरेंद्र मोदी को पीएम बनना मंजूर करते हैं। ऐसा है कि मैं इस मामले में क्या सलाह दे सकता हूं। काफी सक्षम है जेडीयू के लोग, शरद यादव जी बैठे हैं यहाँ, बड़े सीनियर लीडर हैं और काफी अच्छे वक्तव्य देते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या होगा। और बीजेपी के लोग तो अपना कह ही रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल यह है कि हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लोग, वो आपने सुना होगा कि बड़ा मशहूर है कि जिन दोस्त जो होते हैं कभी कभी कहते हैं ना कि इनकी दोस्ती जो है वो दुश्मनी से भी ज्यादा अच्छी है। नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। जी जी जी, मैं बड़े शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ। जी बिल्कुल वही, मैं शायद उसको सही तरह कह नहीं पाया। मीम अफजल साहब, सवाल यह है कि मीडिया जल्दी में है, तय तो बीजेपी को करने दीजिए, मीडिया ही जल्दी में है। आप यही बोल रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि अगर मीडिया से ज्यादा बताना चाहता हूँ, शिवराज नंबर बने तो मीडिया को जल्दी होगी कि बीजेपी में झगड़ा क्यों हो गया। चौरसिया साहब, मेरी बात भी सुन लीजिए साहब, मीडिया की जल्दी का कारण बता रहा हूँ। देखिए, मैं दोनों मैं बता रहा हूँ कि मीडिया जल्दी में नहीं है, पार्टी के बीच में पिता मीडिया जल्दी में नहीं है, मोदी जी जल्दी में है, कारपोरेट सेक्टर बहुत जल्दी में है, मोदी जी जल्दी में है, आप सुन तो लीजिए, कारपोरेट सेक्टर बहुत जल्दी में है। ये जल्दी में वो नहीं है जो 10 साल में आपने कर दिया कि 8-9% ग्रोथ को 4 में हम 9% 10% छोड़ गए, 5 लाए, तो देश की जनता, कॉर्पोरेट सेक्टर और मीडिया क्या करेगा पहले समझिए। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तो नेता तय कर दे दीजिए, कैंपेन कमेटी का तय तो हम ही करेंगे, थोड़े हमारे पार्टी का दूसरा आके करेगा। मैं ये कहना चाह रहा था। क्या मीडिया जल्दी में है, इसके नेता जल्दी में है। इकोनॉमिक्स के जो आंकड़े दे रहे हैं, तो ये भी याद रखिए कि जब सारी दुनिया में रिसेशन हो रहा था, साहब आपके तो भारत में नहीं हो रहा था। प्रेम शुक्ला जी बैठे बहुत देर से। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में प्रधानमंत्री बने थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और नवंबर 1995 में यह तय किया था कि वाजपेयी जी जो है ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि सही समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में सर्वसम्मति का उम्मीदवार कौन बन सकता है, लालकृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने। ये हिंदुत्व के पक्षधर चाहते थे, और उस समय एनडीए नाम की कोई चीज थी नहीं। एनडीए तो 1998 में ठीक से अस्तित्व में आई, और जब एनडीए अस्तित्व में आई तो आप ध्यान रखें कि जो नीतीश कुमार जी 1990 में लालू जी के साथ खड़े थे आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के लिए, 2004 में वो प्रधानमंत्री के लिए तैयार थे कि उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो स्थितियां परिस्थितियां बदलती है, और जब वो तैयार हुए उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए 2004 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनने में, तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की संख्या बिहार में नीतीश कुमार जी से अधिक होती थी, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन तब लालकृष्ण आडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बिहार बनवाया। तो नीतीश कुमार जी राजनीतिक चाणाक्ष व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी भी उनसे अपने रिश्ते रखने में माहिर है।
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व सही समय आने पर निश्चित तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की एक परंपरा रही है भाजपा में, इसलिए मीडिया को भी लगता है कि जल्दी घोषित हो जाए। सहयोगी दल भी चाहते हैं कि कोई सर्वसमावेशी व्यक्ति जो है वो आ जाए। तो हम तो हिंदुत्व पर सर्वसमावेशी नरेंद्र मोदी जी को भी मान लेंगे, लेकिन ये स्थिति सबकी होगी ऐसा कहा नहीं जा सकता। इसलिए उनकी भी राय को जो है महत्व दिया जाएगा योग्य समय पे, यही इसमें दिखाई देता है। दीपक जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी ने बड़ा बैलेंस्ड रिव्यू लिया। बस एक ही चीज मैं जानना चाहता हूं, ये जो महाराजगंज का इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन है, या बंगाल का, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, जो महाराजगंज का इलेक्शन है या गुजरात का इलेक्शन है, जो सटल मैसेज जनता ने दिया है उसे वो कैसे रीड कर रहे हैं, या पॉलिटिकल क्लास कैसे रीड कर रहा है? मैं समझता हूं प्रेम शुक्ला जी बहुत समझदार है, वो इसको बता पाएंगे कि जो मैसेज आज दिया गया है वो बहुत सटल है और बहुत स्पष्ट है कि अगर दोनों अलग होते हैं तो शायद दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या इससे इत्तेफाक करेंगे? निश्चित तौर पर इसलिए हम गठबंधन में थे। यदि अकेले जीत पाती भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं मानती। वो किसी भारतीय जनता, सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी से कम योग्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं मानता होगा। उसने नीतीश कुमार जी के नाम पर सहमति इसलिए दी कि वो अकेले सुशील कुमार मोदी लालू प्रसाद यादव को परास्त करने में अक्षम थे और नीतीश कुमार जी भी अकेले परास्त नहीं कर पा रहे थे। तो लालू जी को जो परास्त किया था, उन लालू जी को आज चालू तो कर दिया है, ये आगे चलने न पाए, ये नीतीश कुमार की भी जिम्मेदारी है। और आते ही देखिए वो सेकुलरिज्म पर नीतीश कुमार जी से बड़ा वाला स्टैंड ले रहे हैं। इसलिए हिंदुत्व वालों के लिए भी एक बारीक चीज जो आप भूल रहे हैं वो ये है कि जैसे आपकी पार्टी शिवसेना है, कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी अभी कैडर बेस्ड रही हुई है। ऐसे में अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को होने जा रहा है बजाय बीजेपी के। ठीक है, दोनों को साथ रहना चाहिए, बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अगर मोदी पूरी ताकत से आते हैं और ये सवाल नीरज कुमार से लेंगे, ये सवाल नीरज कुमार से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मीम अफजल साहब के पास जाना चाहूंगा। उन्हें जाना है मीम अफजल साहब, अब ये सॉलिड दिख रहा है, अखबार वाले भी दिखा रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल मैगजीन वाले भी दिखा रहे हैं, इंटरनेट भी दिखा रहा है कि मोदी वर्सेस राहुल होगा 2014 का चुनाव। जब मोदी वर्सेस राहुल होगा तो राहुल ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार होंगे कांग्रेस की तरफ से। देखिए, इस मामले में खुद राहुल जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। वो उन्होंने साफ कहा है कि कौन प्रधानमंत्री होगा हमारी पार्टी में यह सवाल ही नहीं है, जिस वक्त ये सिचुएशन आएगी उस वक्त तय होगा। और जो लोग कभी कभी इल्जाम लगाते हैं कि साहब हम लोग एक ही आदमी को, मनमोहन सिंह को फिर आप ढूंढ के निकालेंगे। देखिए, ऐसा है कि मनमोहन सिंह जी को ढूंढ के निकालने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से मौजूद थे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से सामने हो गया कि ये क्रिटिसिज्म करना ठीक नहीं है कि हमारे पास एक ही लीडर है, जिस 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री वो बने हुए हैं और उनको आगे का पूरा पार्टी का है, इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम इसी को तुलना भी नहीं करना चाहते। बीजेपी में जब आपसे एक से ज्यादा लीडर है तो आप क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा, हम कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, बहुत सारे लीडर हैं, बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इस बात को। हर पार्टी में बहुत सारे लीडर होते हैं और होने, अगर होते हैं तो होने भी चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन कौन उसको बड़ा लीडर मानता है नहीं मानता है ये उनका अपना मामला है। आज तो यही तो होड़ लगी हुई है कि अडवाणी जी को जाकर के ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी का जो स्टेट था वो स्वस्थ था और शिवराज सिंह जी का स्टेट जो था वो स्वस्थ नहीं था, तो नंबर तो वो शिवराज सिंह जी को देना चाह रहे हैं। तो लड़ाई तो वहां है, हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है इस तरह की। इसलिए हमसे तो आप पूछे तो कोई, मेरा ख्याल है हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है कहने का। हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ है और हम इसे मोदी और राहुल जी के दरमियान की कोई लड़ाई मानते ही नहीं, बहुत दूर दूर तक भी नहीं मानते। और आने वाले वक्त में आप देख लेंगे कि मोदी जी कहाँ ठहरते हैं। देखिए, अभी कर्नाटक हारे, उसके बाद ये इलेक्शन में मैं ये बात कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है बिहार के अंदर, सिर्फ नीतीश जी की हार नहीं है। और दूसरी जगहों पर भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट में कमी आई है वो भारतीय जनता पार्टी की हार है। लेकिन अगर मोदी जी क्रेडिट लेंगे तो ये मोदी जी की भी हार मानी जाएगी। मोदी जी बढ़ नहीं रहे हैं,
अपनी स्टेट में बढ़ रहे हैं, उनका अपना तिगड़म है, अपना तरीका है, उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। गुजरात के अंदर जाकर के आप लोगों से बात करिए, आपको पता लग जाएगा। जो उन्होंने पूरा कॉस्मेटिक अपना एक सजावट कर रखी है वो पूरे देश में चलने वाली नहीं है। केरला में कहाँ है मोदी जी, मुझे बताइए। साउथ इंडिया में कहाँ, कौन पूछता है इनको मोदी जी को? चलिए, कश्मीर में क्या करेंगे, पंजाब में क्या करेंगे? केरल में बुलाया गया था। वैसे केरल के जो सबसे बड़े संत हैं उनके कार्यक्रम में न केवल उनको बुलाया गया था और वो गए थे, और उन्होंने कहा था कि केरल की साक्षरता की किसी की जिम्मेदारी है तो ये संत महात्मा की है। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी बुलाया गया था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। संतों के जरिए सियासत करना बहुत पुराना तरीका है। मैं तो आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज सारे दिन से एक संत जो है वो मोदी जी की अगुवाई में लगे हुए हैं और अडवाणी जी तक को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो संतों की जो राजनीति है उसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो संत आपके चैनल पे ना बैठे हो कहीं और डिफेंड ना कर रहे हो कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे। शुक्र है कि आप मेरे चैनल पे भी बैठे थे, उनको नहीं बुलाया। मेरे चैनल पे भी बैठे थे और उन्हें ये कहा मेरे चैनल पे नहीं है, नाम कुछ जवाब नहीं देता। मुझे जान से मारने की धमकी दी है। किसको जान से मारने की धमकी दी? मैं नाम ले लेता हूं, स्वामी रामदेव को। उन्होंने कहा मैं जल्दी ही कांग्रेस के उन 3 नेताओं का नाम लूंगा जिन्होंने मुझे बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी है। अब मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मुझे तो एक ही सीन याद है जब वो भागे थे वहां से, रामलीला ग्राउंड से। अब पता नहीं मुझे उनको अपनी जान का खतरा ज्यादा है या देश से ज्यादा प्यार है या मोदी जी से ज्यादा प्यार है या जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। अचानक नमूदार हुए हैं वो, बीच में बहुत दिनों से वो आउट थे, अभी अचानक मोदी जी के नीम अफजल साहब को छोड़ दीजिए, रामदेव बाबा की बात हो गई। नीम अफजल साहब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे एक सवाल, एक लाइन का सवाल है जी। अगर मोदी जी में कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं है, तो कांग्रेस मोदी जी के नाम से इतना भयभीत क्यों है? पूरा देश मोदी जी की वाहवाही में लगा है, कांग्रेस देखिए भयभीत क्यों है? मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। ईमानदारी की बात यह है कि टीवी चैनल्स के ऊपर सब पार्टीज को बुलाया जाता है। मोदी की बहस में मेरे जैसा आदमी तो जाना भी पसंद नहीं करता, चाहे आपका व्यू मेरे बारे में कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी के बारे में मैं डिस्कशन करना समझता हूं कि शायद इसकी जरूरत नहीं है। वो एक स्टेट के लीडर हैं, उससे आगे उन तक कुछ नहीं है। आप लोग उसे बना रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग भी बना रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी बना रहे हैं, लेकिन जल्दी सामने स्वीकारिए नीम अफजल साहब, थोड़ा स्वीकारिए आप। नीम अफजल साहब यही विरोध करके, ऐसे ही भाषा बोल करके गुजरात में आप समाप्त हो गए। और मैं आपको बता दूं आपका डर क्यों है, आप ईमानदारी से नहीं बताइएगा। आपका डर यह है कि मोदी जी आ गए फोर फ्रंट पे, खुदा न खास्ते तो केंद्र से भी आपकी परमानेंट विदाई हो जाएगी, आपको डर है। अब जिस तरह गुजरात में आप कहेंगे कि हम खुदा के वास्ते ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। हम ऐसी नाम नहीं जानते, जब बात में नहीं कहा तो ले लीजिए, उनका नाम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मोदी जी उनका नाम का भी प्रयोग करना नहीं चाहता, 3 बार जिताया जी, मानता हूं, लेकिन अपनी पार्टी में तो तय कर लीजिए लाना है कि नहीं लाना है उनको। अपने जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार जी को मना लीजिए, 3 बार मोदी जी जीते हैं अपने बदौलत, पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीती है और तीनों बार आप यही प्रचार करते रहे और आप समाप्त हो गए गुजरात से। आपको यही 23 पार्टियों से स्टार्ट हुए थे, आज आप 3 पार्टियां रह गई हैं, 3 में भी 2 आपके खिलाफ हैं। अपने घर की खबर कीजिए, हमारे चिंता मत कीजिए, जो पार्टियां आपके मैं इसी का बात कर रहा हूं। आपसे तो नंबर का मैंने पहले ही बताया था। आज हम 200 आ जाएंगे तो आपके साथ जो पार्टियां हैं वो हमारे साथ आ जाएगी। ये नंबर गेम है। आज जो आपके साथ लोग हैं वही हमारे साथ, जैसे हम 200 के आसपास 20 से ज्यादा नंबर वाले बैठे हुए हैं, 20 से ज्यादा नंबर वाले पार्टियां। नीरज कुमार जी के 20 से ज्यादा नंबर है। नीरज कुमार जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 22 पार्टियां थी, आपको भी पता है। जब नीरज कुमार जी आपकी पार्टी क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहे क्या नहीं? हाँ या ना में जवाब, 30 सेकंड बचे मेरे पास। हमारा किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री पर जो नजरिया पहले था आज भी है, और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री भी व्यक्ति ही बनता है। समाजवादी आंदोलन नीरज कुमार जी प्रधानमंत्री व्यक्ति ही बनता है। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है,
उम्मीदवार जब तय होगा हमारी प्रतिक्रिया तुरंत आ जाएगी। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ उम्मीदवार है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे? सीधा सवाल है मेरा आपसे। मैं कौन कह रहा हूँ बीजेपी ने कर दिया, जनता ने वोट दे दिया, वोटिंग हो गई, पोलिंग हो गई, वो बन गए। अरे हमने कहा हमारा व्यक्ति का सवाल, दीपक जी, कोई व्यक्ति का सवाल मेरे लिए प्रसंग का विषय नहीं है। मेरे लिए नीतियां प्रमुखता से है और हमारी नीतियां सार्वजनिक है। अरे व्यक्ति कहां अभी तय हुआ है? न व्यक्ति तय हुआ है, न होने वाला है। अभी तो आंतरिक संकटों से जूझ रहा है, व्यक्ति का नाम तय होना। जब तय ही नहीं हुआ है आपको क्या मिला? आप मांग रहे हैं चुनाव का मैसेज ये है कि महाराजगंज की सीट राष्ट्रीय जनता दल की सीट लगाए हुए थे और एनडीए के दोनों घटक दल के लिए महत्वपूर्ण है। हम आत्ममंथन करेंगे इस सवाल पर। बिल्कुल आत्ममंथन करिएगा। मुझे पता है कि जेडीयू के सभी प्रवक्ताओं को कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ये शब्द उनके नाम पर जबान पर कभी ना आए, और प्रवक्ता होते हैं, पार्टी हाईकमान की बातें मानते हैं। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी पूरी बहस सुनी, सामना स्टाइल में एक लाइन की कमेंट चाहूंगा इस बहस को बंद करने के लिए। जी मैं देखता हूं कि जब ये कांग्रेस जीतती हुई तिलिस्म होता है और नरेंद्र मोदी जीतते हैं तिकड़म, शाही इमाम जो है तिरंगा जला दे तब भी अपराध नहीं, और वो अगर धरना देना है तो लाठी से मारो रामदेव को और उसको पसंद हो ले, ये सेक्युलर बात। दीपक जी तो जरा बड़ा कंफ्यूज होता है। दीपक जी ये बहुत सीरियस बात कही है इन्होंने। शाही इमाम ने कभी तिरंगा नहीं जलाया, और अगर जलाया तो जरा मुझे बता दें कहां जलाया। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। 26 जनवरी 1993 को शाही इमाम ने कहा कि तिरंगा उतार दो, काले झंडे लगाओ, हरे झंडे लगाओ। बिल्कुल नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं और देश को मिसगाइड कर रहे हैं। और तिरंगा उड़ा तो उसमें भगवा रंग जो है। चलिए मैं आप दोनों को माफ कीजिएगा, दोनों ने अपने पॉइंट रख दिए। मैं आप दोनों को यही रोकूंगा, एक लाइन का कमेंट से वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। चौरसे जी आखिरी लाइन। देखिए, देश की जनता जिसको चाहेगी प्रधानमंत्री बनेगा। देश की जनता जिसको मान चुकी है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मतलब नरेंद्र मोदी बनेंगे, अगर देश की जनता चाहती है तो बनेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? अगर हमारा कोई नेता 200 के पार ले जाए, हमारी सरकार बनाए, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो वही चाहते हैं कि कोई हमारा नेता आगे आए जो 200-300 सीटें ले आ दे। अगर 300 आ जाए तो हम खुद भी बना लेंगे। नीरज कुमार जी सुन लीजिए, रात भर चिंतन करिएगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। मोदी क्या मजबूरी है, मोदी क्या जरूरी है, और क्या मोदी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है? लोग कह रहे हैं कि शायद अब ऐसा लगने लगा है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।